सो हे व्यूअर्स, आई एम बैक विद द न्यू वीडियो। और जैसे कि आपने इंडिया का एग्ज़ाम दे दिया होगा, सो मार्किंग से आपको पता भी पड़ गया होगा कितने मार्क्स बन रहे हैं, चाहे एनडीए का हो चाहे सीडीएस का हो। तो उनके लिए जिनका लास्ट अटैम्प्ट था भाई एनडीए का, वो सीडीएस के लिए देना, या जिसका एनडीए का फर्स्ट अटैम्प्ट था जिसने एज अ ट्रायल दिया, देन नो इशू, आपके पास सेकंड अटैम्प्ट है। ठीक है, जो भी पिछले अटैम्प्ट में हुआ, अब उस अटैम्प्ट को कंसीडर मत करना, या उस अटैम्प्ट का इम्पैक्ट आपके अगले अटैम्प्ट पे नहीं होना चाहिए। हर एक अटैम्प्ट अपने आप में यूनिक होता है, और मैं तो सोचता हूँ कि एक ही अटैम्प्ट इनफ है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि अगर आपने स्ट्रेटजी सही रखी है, हार्ड वर्क किया है, देन यू कैन एबल टू क्लियर विद इन वन अटैम्प्ट। आई एम टॉकिंग अबाउट रिटन पार्ट। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर तुम्हारा ये वाला रिटन अटैम्प्ट ख़राब हुआ है, so it should not impact the upcoming attempt. ओके, अब जिन स्टूडेंट्स के, जिनको मैं कट ऑफ के बारे में तो नहीं बता सकता कितना कट ऑफ क्या है, लेकिन जो अराउंड कट ऑफ मेरे टाइम पे जाती थी, जो पिछला अटैम्प्ट था एनडीए 151 का, ठीक है, तो उस टाइम जो कट ऑफ रही है वो अराउंड एनडीए 151 की जो कट ऑफ रही है वो अराउंड 310 के आसपास है। मुझे कैसे पता, क्योंकि ये तो अभी आया नहीं है नोटिफिकेशन वगैरह में कहीं भी। जो बच्चे मेरे को वहाँ इलाहाबाद में मिले थे इंटरव्यू के लिए, तो वहाँ से कुछ बंदों के थे जिनके 305 नंबर थे, किसी के 310 के आसपास थे, तो अराउंड 310 पे कट ऑफ थी पिछली बार। लेकिन आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस अटैम्प्ट। ठीक है, इस अटैम्प्ट के बारे में मेरे को कोई वो नहीं है, बट मे बी अगर मैं बताऊँ तो अराउंड आपके 360-70s में होते हैं, तो आप सेफ़ होते हो। ठीक है, क्योंकि इससे पहले जो कट ऑफ गई हैं, जो इससे पहले कट ऑफ गई है 310 से पहले, इससे पहले जो कट ऑफ गई वो 316 गई थी। एनडीए 150 की बात कर रहा हूँ मैं, एनडीए 150 में 316 गई थी, लेकिन उससे पहले कट ऑफ 350 गई थी। तो आप देख सकते हो 350 के बाद 316, फिर 310 के आसपास। तो हो सकता है इस बार भी मैं बिल्कुल ये नहीं बोलूँगा कि 300 के आसपास या 310 के आसपास, नो, आई विल से कि हाँ 360-70 मेरा तो वही है भाई। मैं कोई एक्सपेक्टेड कट ऑफ नहीं बता सकता। ठीक है, तो पता पड़ गया होगा आप लोगों को कि अब ये वाला अटैम्प्ट होएगा या नहीं होएगा तुम्हारा। लेकिन चीज़ ये है ना कि अब इस अटैम्प्ट में जो तुम फेल हुए हो एनडीए 152 में, इसका रीज़न तुम किसको दोगे? किसको ब्लेम करोगे इस फेलियर के पीछे? खुद को, या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को, या फिर तुम्हारी स्ट्रेटजी ठीक नहीं रही थी? ठीक है, स्ट्रेटजी ठीक नहीं रही थी, या फिर स्ट्रेटजी के अलावा तुमने जो बैच लिया उस बैच में तुमको अच्छे से नहीं पढ़ाया गया, या फिर आपके जो रीज़न्स और हो सकते हैं कि आपको पूरा टाइम नहीं मिला। ठीक है, 3 या 4 मंथ्स में आपको प्रिपरेशन करनी पड़ी। तो कई सारे फैक्टर्स हैं, और जो स्टूडेंट्स नए हैं जिन्होंने फर्स्ट अटैम्प्ट दिया है, तो उन्होंने तो एज अ ट्रायल दिया है। ठीक है, कुछ ने एज अ ट्रायल देते हैं, कुछ होते हैं जो पूरी मेहनत के साथ देते हैं, बट उसके बाद भी नहीं हो पाता। तो एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जिन्होंने एज अ ट्रायल दिया था, नो इशू। ठीक है, जिन्होंने एज अ ट्रायल दिया तो उन्होंने देख लिया होगा, और उनको इस चीज़ से इम्पेक्ट नहीं होना चाहिए कि यार हमने तो ट्रायल दिया है, अगर होता है ठीक है, नहीं होता कोई बात नहीं। अब नाउ जो नेक्स्ट अटैम्प्ट है उसके लिए तुम्हें प्रिपेयर करना है। यू हैव 6 to 7 मंथ्स। तो अब ये जो अटैम्प्ट तुम्हारा नहीं हुआ, मैं इसके बारे में बात करूँगा। ठीक है, एनडीए 152 में जो तुम्हारा ये अटैम्प्ट जिसका नहीं हुआ है, मैं उसके बारे में बात करूँगा कि कहाँ तुम्हारी कमी रही है। ठीक है, तो कई सारे रीज़न्स इसके हो सकते हैं। लाइक अगर मैं बात करूँ, सबसे पहला रीज़न तो वही भाई कि तुम्हारी कुछ प्रिपरेशन नहीं थी। ठीक है, नो प्रिपरेशन एट ऑल, कोई प्रिपरेशन थी ही नहीं शुरू से। आपने सिर्फ फॉर्म भरा, फॉर्म भरने के बाद आप गए पेपर में, जितना हुआ आपसे आपने कर दिया। अब होता है नहीं होता वो अलग बात है, ऑब्वियसली नहीं होगा। जब पढ़ते हैं बच्चे 6-6 7-7 महीने, उसके बाद भी नहीं होता, तो जिसकी कुछ प्रिपरेशन नहीं है, जिसने बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ा, बस फॉर्म भर के एग्ज़ाम देने चले गए, उसका तो नहीं होना। अब दूसरा आता है कि भाई फॉर्म तो मतलब प्रिपरेशन तो की,
लेकिन उस अच्छे तरीके से प्रिपरेशन नहीं हो पाई। तो मतलब आपने अपना बेस्ट देने की कोशिश की, लेकिन आपकी प्रिपरेशन उस लेवल तक नहीं गई जिसमें आपने सोचा था। अब उसके रीज़न्स भी कई सारे हैं। सबसे पहला रीज़न, और मैं बता रहा हूँ इन रीज़न्स को ना, एक आप इन चीज़ों से एग्री कर जाओ, क्योंकि यही वो सारे रीज़न्स हैं जो आपका पेपर क्लियर नहीं होने देते हैं। ठीक है, मैंने भी एनडी के पेपर्स दिए थे। आई नो कि दैट टाइम जो बंदे थे जिनके रिटर्न्स नहीं होते थे उनके साथ क्या प्रॉब्लम्स होती थी। वही सेम प्रॉब्लम तुम्हारे साथ है। क्या है, देखो, सबसे पहली प्रॉब्लम जो मुझे लगती है, इनका तो अलग केस है, जिन्होंने कोई प्रिपरेशन नहीं की वो तो भाई फेल होंगे। ठीक है, अब जिन्होंने प्रिपरेशन की लेकिन उसमें भी केसेस हैं कई सारे। आप में से कुछ बंदे होंगे कि भैया मेरा मैथ्स क्लियर नहीं हो पा रहा था, जिसका मैथ्स ही क्लियर नहीं हुआ। अब मैथ्स क्लियर नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा मैथ वीक था, इस वजह से फिर मैं फ़ेल हो गया। तो भाई यही है कि मैथ्स पे तेरे को अच्छी कमांड करनी पड़ेगी। लेकिन मैथ्स तेरा अच्छा हो सकता था 6 महीने में, लेकिन हो सकता है कि तूने मैथ्स पे ज़्यादा फोकस ना किया हो, है ना। जब आपको पता है कि भाई मेरा मैथ्स का पेपर नहीं हो रहा है, कट ऑफ पार नहीं जा रही है, तो फिर कोई बात नहीं, तुमको उधर 6 महीने अच्छे से करना था ना, जिससे कि कट ऑफ पार हो जाती। या फिर दिक्कत क्या हो सकती है कि भैया जो मैंने स्ट्रेटजी लगाई ना मैथ्स के लिए, या फिर जो मैंने बुक लगाई, या फिर जो मैंने क्वेश्चंस किए, वो क्वेश्चंस ही पेपर में नहीं आए। ये इनमें से कुछ भी काम नहीं किया, पेपर में वो क्वेश्चंस ही नहीं आए मैथ्स के में। तो भाई तुम्हारी स्ट्रेटजी गलत थी ना। तुमने जो बुक्स या सोर्सेज लिए वो गलत थे, तुमने जो क्वेश्चंस लाए कौन से प्लेटफॉर्म से लगाए वो गलत थे। तो PYQs को लगाओ, PYQs से देखो पेपर किस टाइप का बनता है। ठीक है, एक तो ये रीज़न था मैथ्स के लिए, जिसका भैया GAT क्लियर नहीं हो रहा। GAT में क्या, जैसे इंग्लिश में अभी मैंने सुना ND के पेपर में कि इंग्लिश में कुछ पैटर्न चेंज है। देखो भाई, अगर मैं बात करूँ ना पैटर्न चेंज की, तो ये पैटर्न चेंज होता है। इवन मैंने CDS में देखा था कि इस बार जैसे जो CDS का था, तो पैटर्न वही था जो रहता है। पिछली बार भी पैटर्न यही था, अब की भी यही है। लेकिन इससे भी पिछली बार जो CDS का पैटर्न था वो बहुत चेंज था। उसमें होमोनियम्स थे, उसमें कुछ और भी अदर टाइप्स के क्वेश्चंस थे। तो मेरे कहने का सेंस क्या है कि UPSC पेपर्स के ना जो पैटर्न्स होते हैं वो कभी भी चेंज हो सकते हैं। तो इस चीज़ को आप दिमाग में रखो कि ज़रूरी नहीं है कि आपको जो EDMs या PQRS मिल रहे हैं वो हर बार मिलेंगे। तो हो सकता है यही रीज़न भी होता है। जैसे जब आप PQRS देखते हो इंग्लिश के, तो इंग्लिश के 10 PQRS दिखते हैं, और मोस्ट प्रोबेबली आप 8 से 9 उसको पूरा पूरा सही कर लेते हो। तो आप सोचो कि भाई वो 8 से 9 आपके 35 से 40 मार्क्स, 35 प्लस 35 करते हैं वो आपके GAT में। तो सोचो प्लस 35 हो रहे हैं, तो मतलब एक बड़ा स्कोर है PQRS का। लेकिन इस बार क्या कि शायद PQRS नहीं आए हैं, एक बंदे ने बताया मुझे। इवन EDMs भी नहीं थे, है ना। EDM से भी हो जाते हैं, EDMs भी इजी पड़ जाते हैं। तो कहने का सेंस क्या है भाई कि पैटर्न कभी भी चेंज हो सकता है। तो हो सकता है तुम्हारा ये जो पैटर्न चेंज है ये भी एक रीज़न रहा हो तुम्हारे GAT में अच्छा स्कोर ना करने का। लेकिन भाई और भी तो सब्जेक्ट्स हैं, पॉलिटी है, या फिर अगर EDMs या PQRS नहीं है तो सिनोनियम एंटोनियम्स हैं, एरर्स हैं, साइंस सेक्शन है पूरा। ठीक है, वहाँ से क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो भाई ये रीज़न्स रह सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ सबसे मेन रीज़न की, और कमेंट में ज़रूर बताना भाई, मैं तुम सबसे बोल रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना ये जो मैं बताने वाला हूँ ना मेन रीज़न, ये मैं क्या ही बोलूँ, मतलब ये अल्टीमेट रीज़न है तुम्हारे फेल होने का। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ठीक है, मैं उन बंदों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने बहुत मेहनत की है बैचेस के साथ, जिन्होंने दिन रात मेहनत की है लेकिन नहीं हो पाया। रीज़न क्या हो सकता है कि बैचेस, ठीक है, बैचेस। अब मैं बैचेस में क्या बता रहा हूँ, NDA का पेपर है आपका अब जो होगा अप्रैल में। ठीक है, अप्रैल में आपका पेपर है, और जस्ट 3 महीने पहले, 3 महीने पहले, जनवरी के आसपास, कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट जनवरी में न्यू बैच लॉन्च करेंगे, 3 महीने का क्रैश कोर्स, 3 मंथ्स क्रैश कोर्स। मैं किसी भी इंस्टीट्यूशन का नाम नहीं लूँगा, लेकिन मेरी कई बंदों से बात हुई है। ये जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं ना, जो अभी यूट्यूब पे छाए हुए हैं, मैं इंडिकेशन देता हूँ, लाइक तुम्हारा IIT JEE मेंस वाले जो कराते हैं तैयारी NDA के लिए। ठीक है, आप समझ गए होगे किसकी बात कर रहा हूँ।
या फिर और डिफेंस के कोचिंग इंस्टीट्यूट, इवन दिल्ली की कुछ कोचिंग्स तो मैंने देखी हैं भाई। ये लोग 3-3 महीने 3 मंथ्स का क्रैश कोर्स देते हैं। 3 महीने का 3 मंथ्स का क्रैश कोर्स देते हैं। 3 मंथ्स का क्रैश कोर्स। अब इस क्रैश कोर्स में आप एक चीज़ समझो, बंदा क्या सोचेगा कि भाई 3 महीने में मैं एनडीए क्रैक करूँगा। तुमको लगता है 3 महीने में कर पाओगे? जो बंदे 6 महीने तैयारी करते हैं, कभी कभी उनका नहीं हो पाता, तुमको लगता है कि तुम 3 महीने में ये सब कर पाओगे? ऊपर से एक और चीज़, उस टाइम पे इतना प्रेशर आ जाता है 3 महीने पहले। इवन जब पेपर आता है उससे 1 महीने पहले पूरा प्रेशर होता है आपके ऊपर कि सिर्फ 1 महीना बचा है पेपर के लिए। 3 महीने में क्रैश कोर्स भाई कहाँ? और अभी एक और चीज़ सुनो, इसमें क्रैश कोर्स में मेरी एक लड़के से बात हुई जिसने 3 महीने का क्रैश कोर्स खरीद रखा था और बहुत ही बड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट था वो। उस कोचिंग इंस्टीट्यूट के 3 मंथ्स के क्रैश कोर्स में मैंने उससे पूछा भाई कितनी क्लासेस होती हैं? बोला 4 क्लासेस। तुम सोचो यार, क्या 4 घंटे की क्लासेस एनफ हैं? भाई मैथ्स को चाहिए 1 घंटा, 1 घंटा चाहिए इंग्लिश को, 1 घंटा चाहिए साइंस सेक्शन को, और 1 घंटा चाहिए आपके जीएस पोर्शन को। और जीएस में देखो कितना सब कुछ है। मैथ्स में आपके 30 चैप्टर हैं। ये 30 चैप्टर आपके 6 महीने में ख़त्म नहीं हो पाते, ये बंदे 3 महीने में 30 चैप्टर ख़त्म कराएंगे। इंग्लिश चलो ठीक है, इंग्लिश 3 महीने में तुम कर सकते हो, ठीक है, इंग्लिश 3 महीने में कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ समझो, क्या वोकैब वगैरह ये तो एक टाइम टेकिंग है ना। वोकैब पार्ट रहा, ये तो टाइम टेकिंग है। वोकैब पार्ट के लिए तुमको अच्छे से मेहनत करनी पड़ती है। जितना ज़्यादा याद करते जाओगे, डे बाई डे तुम इम्प्रूव होते जाओगे। बात रही साइंस सेक्शन की, साइंस सेक्शन में भी 3 हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। ठीक है, मैं मान रहा हूँ 3 महीने में, 1 महीने में फिजिक्स ख़त्म करा दोगे तुम, 1 महीने में केमिस्ट्री, या 10-15 दिन में केमिस्ट्री, 10-15 दिन में बायो, या फिर 7-8 दिन में केमिस्ट्री बायो। ठीक है, साइंस भी कवर हो जाएगी, इंग्लिश कवर कर लोगे। भाई मैथ्स कैसे कवर करोगे? तभी तो मैथ्स का पेपर नहीं हो पाता तुम्हारा, तभी तो फेल हो जाते हो, क्योंकि तुमने 3 महीने मेहनत की होती है, या फिर एक सही स्ट्रेटजी नहीं मिली होती, या आपके पास बुक्स नहीं होती। अब एक और चीज़ क्या है, जीएस पोर्शन। जीएस में ज्योग्राफी आ गया, हिस्ट्री आ गया, पॉलिटिक्स आ गया, इकोनॉमिक्स आ गया, करंट अफेयर्स आ गया। तुमको लगता है कि ये 3 महीने में ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स ये सब कवर हो पाएंगे? भाई ज्योग्राफी मोर देन 1 मंथ लेती है कवर करने में। पॉलिटी अराउंड 20 to 25 डेज। जो फ्रेशर्स हैं उनको समझ ही नहीं आएगा चल क्या रहा है ज्योग्राफी वगैरह में। पॉलिटिक्स और हिस्ट्री तो छोड़ ही दो, हिस्ट्री तो 2-3 महीने से पहले लपेटे में ही ना आती भाई। हिस्ट्री तो समझ ही नहीं आती चल क्या रहा है, कौन सा टाइमलाइन क्या चल रहा है। 2 महीने में तो तुम होश में आ पाओगे हिस्ट्री में। तुम सोचते हो ये 3 महीने के ये जो क्रैश कोर्सेज आप लोग लेते हो, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ बंदे हैं जो यूट्यूब से पढ़ते हैं, फ्री पढ़ते हैं। यूट्यूब पे कई सारी फ्री क्लासेस हैं, एक अच्छी स्ट्रेटजी बना के, ठीक है, एक अच्छी स्ट्रेटजी बना के वो लोग पढ़ते हैं यूट्यूब से। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ उन क्लासेस का जो बैच देते हैं 3 महीने का, 4 महीने का, ठीक है। या फिर हो सकता है कि चलो ठीक है, आपने 6 मंथ का बैच खरीदा, ठीक है, लेकिन मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ। या आपने किसी एकेडमी में एडमिशन लिया जो 6 महीने आपको पढ़ाएगी, ठीक है। लेकिन कभी कभी होता है कि एकेडमी में आपको शुरू के जो 4 महीने हैं उसमें आपको धीरे धीरे चलाएंगे। मैथ्स का धीरे धीरे कवर होगा, 30 में से आपके 15 ही चैप्टर कवर हो पाएंगे शुरू के 4 महीने में, बहुत आराम से चलते हैं। बट एंड में जो 1 महीना बचता है, 1 से 1.5 महीना, उसमें ये लोग फिर 15 चैप्टर खिंचवाते हैं। और उसमें भी ये बड़े बड़े चैप्टर्स, इंटीग्रेशन वगैरह या कहीं भी, मतलब ये है भाई, कोचिंग इंस्टीट्यूट का है। दिल्ली में कई सारी कोचिंग्स 3-3 महीने के क्रैश कोर्सेज में, जिनमें 4 क्लासेस होती हैं डेली की। तुम्हें लगता है ऐसे क्रैक होगा? तो भाई कोई भी एग्ज़ाम हो, एनडीए हो, सीडीएस हो, इवन मेरे को लगता है जो भी एग्ज़ाम क्रैक होगा ना, वो अपनी स्ट्रेटजी से होगा, अपनी स्ट्रेटजी से, खुद की स्ट्रेटजी, खुद से सोर्सेज ढूंढो कहाँ से तुम अच्छा पढ़ सकते हो, तुम्हें कितना टाइम चाहिए। कोई तुम्हें बताने वाला नहीं है कि तुम 3 महीने में कर लोगे या 5 महीने में कर लोगे। तुम्हें पता है तुम कितने महीने में कर लोगे, कौन सी स्ट्रेटजी से कर लोगे। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं तुम्हें मना कर रहा हूँ कि भाई तुम बैच मत लेना, ठीक है। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि तुम लोग बैच मत लो, भाई मैं कह रहा हूँ बैच लो, बैच बहुत बेनिफिशियल है।
लेकिन ये जो 3 महीने के क्रैश कोर्स, 2 महीने के क्रैश कोर्स, भाई ये सब वेस्टेज है। आप लोग इनमें बहुत मेहनत करते हो 2-3 महीने के क्रैश कोर्सेज में, दिन रात एक करते हो, लेकिन क्या लगता है कि आपकी जो 2-3 महीने की जो स्ट्रेटजी है वो काम करेगी एनडीए के पेपर में? एक बंदा जो 6-6 महीने से पढ़ रहा है, उसको 8 महीने हो गए पढ़ते पढ़ते, एक रिपीटर बंदा जो 1 साल हो गए उसको पढ़ते, क्या तुम्हें लगता है कि तुम उस बंदे के साथ कम्पीट कर पाओगे 3 महीने पढ़ के? कंपटीशन इतना हाई है, बंदे 2-2 साल से तैयारी कर रहे हैं जिनके 3-3 4-4 अटैम्प्ट हो गए, वो बंदे 2-2 3-3 बार मैथ्स को कर चुके हैं। आप लोग एक बार मैथ्स को 3 महीने में करके सोच रहे हो कि आप मैथ्स में 60+ कर पाओगे? कैसे भाई, कैसे सोच रहे हो आप ये चीज़? ठीक है, तो मिस्टेक्स जो हैं भाई, वो पूरा ब्लेम मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट या किसी बैचेस पे नहीं डालूँगा। बैचेस अपने तरीके से पढ़ाते हैं, ठीक है, उनको जितना कंटेंट देना है वो देंगे। अगर वो 3 महीने का क्रैश कोर्स ला रहे हैं तो नो डाउट वो उसमें कई सारी चीज़ें दे रहे हैं, कई सारे नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको क्लासेस दे रहे हैं। लेकिन चीज़ ये है ना भाई कि जो बंदे पहले से अच्छे हैं पढ़ने में, वो तो 3 महीने में हो सकता है कवर कर लें, लेकिन एक फ्रेशर बंदा, एक न्यू बंदा जिसको एनडीए का एग्ज़ाम देना है, जिसने पहले नहीं दिया, एक फ्रेशर बंदा, वो 3 महीने में कैसे करेगा? एक एवरेज बंदा जिसके 12th में 75 नंबर है, ठीक है, 75% है, मतलब एक एवरेज बंदा जो एनडीए का रिटन देना चाहता है, उसको 6 महीने चाहिए भाई एटलीस्ट। उसको साइंस भी कवर करनी है, उसको जीएटी भी कवर करनी है, जीएस पोर्शन भी कवर करना है, मैथ्स का लेवल हाई हो रहा है, मैथ्स का पेपर कवर करना है, मैथ्स के क्वेश्चंस को कवर करना अच्छे से। देखो ये सारे रीजंस हैं, और कहीं ना कहीं आप लोग खुद भी इस चीज़ का रीज़न हो, ठीक है। अगर आपका रिटन क्लियर नहीं हुआ तो इसके रीज़न आप भी हो, क्योंकि आपने एक रॉन्ग स्ट्रेटजी, सबसे पहली चीज़ तो ये, एक रॉन्ग स्ट्रेटजी को फॉलो किया। ठीक है, आप किसी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट को फॉलो करते हो, आप एक बैच को फॉलो करते हो, नो डाउट कोचिंग इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा पढ़ाएंगे, आपको कुछ ना कुछ कंटेंट देंगे, आपको पढ़ाएंगे। जो भी बैच आप ऑनलाइन ले रहे हो, हाँ वो आपको पढ़ाएंगे अच्छे से, वो आपको सारा कंटेंट देंगे। इवन जो ऑनलाइन बैचेस हैं कुछ अकेडमीज़ के, देखिए मैंने यूट्यूब चैनल्स पे जो देते हैं वो देते हैं, अच्छा देते हैं। बट मैं बात कर रहा हूँ जो 3 महीने का, ये 2 महीने के जो आते हैं ना, इन चीज़ों से बचो। जो भी आपकी प्रिपरेशन होगी वो आपकी 6 से 7 मंथ्स में हो पाएगी भाई, ठीक है। उनके लिए बात कर रहा हूँ जो एवरेज बंदे हैं। एक टॉपर बंदा जो 95% वाला है, उसके लिए क्या है यार, वो सच्ची में उसको 2-3 महीने का मेहनत करने की ज़रूरत है। उसको साइंस सेक्शन पे कवर करना है, रिवाइज़ करना है उसको, इंग्लिश उसको अच्छे से होती है क्योंकि सीबीएसई बोर्ड वाले होते हैं ये, ठीक है, सीबीएसई बोर्ड वाले होते हैं, और फिर ये लोग अपना कर लेते हैं अच्छे से, बस उनको थोड़ा जीएस पे कवर करना होता है। लेकिन एक वो बंदा जो बायो से है 12th में, कुछ हैं जो लड़कियां बायो से होती हैं फिर एनडीए का एग्ज़ाम देते हैं, उनको मैथ्स कवर करना है, ये दिक्कत रहती है, उनको मैथ्स कवर करना है। आपको लगता है कि ये 3 महीने में तुम मैथ्स कवर कर पाओगे? और देखो आप लोग इस चीज़ से ना एग्री कर जाओगे, सारे के सारे लोग, आप जहाँ से भी पढ़े हो, जिस भी इंस्टीट्यूशन से, जिस भी कोचिंग से, क्या आपको सीरियसली लगता है कि उन्होंने तुमको तुम्हारे मुताबिक पढ़ाया, तुम्हारे अकॉर्डिंग पढ़ाया? तुमको था कि ये इतने दिन, अराउंड 7 डेज़ आपको इंटीग्रेशन ही कराएं जिससे कि तुम वहाँ पे क्वेश्चंस कर पाओ, लेकिन क्या एंड टाइम पे इंटीग्रेशन 2 दिन में ख़त्म करा दिया। शुरू के जो इजी चैप्टर्स हैं, कुछ इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहा हूँ मैं, कुछ कोचिंग्स की, ठीक है, जो बैचेस वगैरह लाते हैं उनकी बात कर रहा हूँ, 1-1 घंटे की क्लास होती है बस। तो जो बायो वाले हैं या फिर जिनको मैथ्स नहीं आता, बहुत ज़्यादा वीक है, सेम ही तो है वो, ठीक है, जिनको मैथ्स बहुत वीक है या बायो वाले हैं, उनको तो 6 से 7 महीने चाहिए भाई मैथ्स को कवर करने के लिए। एक साइंस का बंदा जिसने 11th-12th में मैथ्स पढ़ा है, उसको तक प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है 2-3 महीने अच्छे से। जो भी चैप्टर्स उसने 11th-12th में पढ़े हैं, उसने 11th-12th में जो भी चैप्टर्स पढ़े हैं, उनको रिवीजन करने की ज़रूरत होती है, उसको अच्छे से क्वेश्चंस लगाने की ज़रूरत होती है, तब जाके वो वहाँ पे 50+ क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाता है। आपको लगता है ये जो बायो वाले हैं या फिर जो भी बंदे हैं जिनको मैथ्स नहीं आता, कि आप 3 महीने में, 4 महीने में इस चीज़ को कर पाओगे? भाई हर चीज़ में टाइम लगता है। गाना भी सुना है ना, हौले हौले वाला, है ना, उसमें कुछ गाना, एक मोटिवेशन टाइप, धीरे धीरे चीज़ें होती हैं जो भी होती हैं, ठीक है। तो कुछ भी आपकी स्ट्रेटजी अगर गलत रही, या आपने कोई गलत बैच चूज़ कर लिया, या फिर आप अच्छे से पढ़ नहीं पाए किसी और रीज़न्स की वजह से, तो अब ठीक है, उस चीज़ पे जो आपका अगर एनडीए 152 अगर आपका क्लियर नहीं हो रहा है, तो भाई
कोई बात नहीं यार, बिलीव मी, ये इम्पेक्ट तुम्हारे NDA 153 पे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जस्ट भूल जाओ, बिल्कुल भूल जाओ कि तुमने कल पेपर दिया था। बस तुम सोचो कि मेरे पास आज है, नाउ, अब मेरे पास आज का दिन है, ठीक है, आज का दिन है। अब आज के दिन से मेरे पास 6 से 7 महीने हैं भाई। मैं सच्ची बता रहा हूँ, NDA का पेपर मैंने मतलब इतनी बार दिया, पूरे 6 अटैम्प्ट दिए। आई एम रियली टेलिंग यू, तुम ना सिर्फ और सिर्फ अपनी स्ट्रेटजी ठीक रखना, सिर्फ अपनी स्ट्रेटजी ठीक रखना। लिमिटेड कंटेंट पढ़ना, लिमिटेड कंटेंट, किसी भी इंस्टीट्यूशन को या बैच को फॉलो कर लेना, लेकिन वो नहीं 3-3 महीने वाले, जो 6 महीने के आते हैं, जो पढ़ाते हैं बिल्कुल डिटेल्स में। दिन की पूरी 6-6 क्लासेस चलती हैं, अच्छे से पढ़ा रहे हैं बिल्कुल। ये नहीं 3-4 क्लास करा के ख़त्म हो गया, ठीक है, 3-4 क्लासेस, भाई ऐसे नहीं होता। तो एक अच्छी स्ट्रेटजी रखना, लिमिटेड कंटेंट रखना। तो वो सारी वीडियो वो मैं आगे बनाता रहूँगा कि स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। लेकिन फ़िलहाल के लिए जिनका NDA 152 क्लियर नहीं हुआ, भाई देखो, सबसे पहली चीज़ तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस मत खोना, ठीक है। आपके कितने भी मार्क्स आए सही, आपके बहुत बिलो एवरेज मार्क्स आए या फिर कट ऑफ के पास हैं, जो कट ऑफ के पास हैं, तुम सोचो ना भाई, तुम कट ऑफ के पास हो, यू नीड जस्ट 2 to 3 months प्रैक्टिस। देख रहे हो, जो भी कट ऑफ के पास हो उनको 2-3 महीने प्रैक्टिस की ज़रूरत है, और जो कट ऑफ से नीचे हैं उनको करना है भाई, अच्छे से मेहनत करनी है। जो भाई कट ऑफ से ऊपर हैं, जिनको लगता है कि हाँ हो जाएगा, उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन वन थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू क्लियर SSB एज वेल, ठीक है। दोज who will clear the written, one thing you have to keep in your mind that you have to clear your SSB, so it needs a regular practice of speaking communication, ठीक है। communication skills should be strong and a lot of things you need to learn before your SSB। आप छोटी छोटी मिस्टेक्स करोगे SSB से पहले, और वो चीज़ें आपके रिजेक्शन का कारण बन जाएंगी, ठीक है। आपको एक गाइडेंस, या आप एक किसी अकेडमी जाओगे, वहाँ पे आपको स्टोरीज़ रटा देंगे TAT की, ठीक है, यही होता है भाई, ठीक है। TAT की स्टोरीज़ को रटाया जाता है, वेट्स को रटाया जाता है, ठीक है, साइकोलॉजी रटाई भाई जाती है। आपका इंटरव्यू कराया जाएगा ऑनलाइन, आपसे ऑफलाइन के रुपए लिए जाएंगे, ऑनलाइन डिस्प्ले पे इंटरव्यू करा देते हैं, जिससे तुम्हारा कुछ दिखेगा ही नहीं भाई, तुम दिख ही नहीं रहे उनको सामने से, तुम्हारा क्या है क्या नहीं। तो SSB के लिए तुमको अलग से मैं एक वीडियो बना दूंगा कि मैंने क्या क्या गलतियाँ की। मैंने अपने टोटल 7 अटैम्प्ट्स दिए, 7th अटैम्प्ट में मैं रिकमेंड हुआ। मैंने 5 कॉन्फ्रेंसेस देखी हुई हैं, मैंने 5 कॉन्फ्रेंसेस देखी हुई हैं। आई नो इन 5 कॉन्फ्रेंसेस में मैंने कहाँ कहाँ गलतियाँ की, ठीक है। पूरे में 30 दिन तो मेरे इंटरव्यूज़ के हो गए, 30 दिन मैं इंटरव्यूज़ में रहा हूँ, 30 दिन मैंने सारे ऑब्स्टेकल्स ये सब कुछ देखा हुआ है। तो मेरे को पता है यार कहाँ कहाँ गलतियाँ होती हैं, कौन कौन से टास्क में, कौन कौन सी हम मेजर मिस्टेक्स करते हैं, ठीक है। तो अब ये है भाई, देखो बिल्कुल भी जिनका नहीं हो रहा है ये वाला अटैम्प्ट, बिल्कुल कोई बात नहीं, इस चीज़ को बिल्कुल अपने ऊपर हैवी मत होने देना। बी कॉन्फिडेंट, NDA 153 इज़ वेटिंग फॉर यू। अब बोलते हैं ना, एक अटैम्प्ट था सर, लास्ट अटैम्प्ट था लड़के का, उसका रिटन भी क्लियर नहीं था, NDA 153 लास्ट अटैम्प्ट था उसने। और जिनका इसके बाद भी है, सोचो NDA 153 हमारा लास्ट है, बस पूरी जी जान सिर्फ NDA 153 में 6-7 महीने रखनी है, पूरी जी जान। अभी से लग जाओ, 1-2 दिन रेस्ट कर लो, कोई नहीं, अभी तुम पढ़ के उठे हो, 1-2 दिन रेस्ट करो, 6-7 महीने तुम्हारे पास, अच्छे से एक स्ट्रेटजी फॉलो करो, ठीक है, अच्छे से किसी स्ट्रेटजी को फॉलो करो, और एक अटैम्प्ट में रिटन क्रैक करके SSB का भी, ठीक है, एक अटैम्प्ट है भाई, एक अटैम्प्ट मतलब फाइनल, एक अटैम्प्ट में सब कुछ निपटा दो, जो हुआ पिछला सब भूल जाओ, ठीक है यार। देखो मैं समझता हूँ आपने, ठीक है, आपने मेहनत करी NDA 151 के लिए, आपने मेहनत करी 151 के लिए और 152 के लिए, सॉरी, और उस 152 में आपका रिटन नहीं हो पाया, ठीक है। आई नो मेरा NDA 147 था, मेरा बहुत, मतलब मैंने बहुत मेहनत की थी। आप में से कुछ लोग होंगे उन्होंने बहुत मेहनत करी होगी। मैंने NDA 147 में जी जान एक कर दी थी, मतलब बोलते हैं ना रातों में जो 2-3 घंटे पड़ जाते हैं, मतलब वही 1-2 बज जाना, मतलब सब बोलते हैं ना वही चीज़। लेकिन मेरा स्कोर अटक गया था अराउंड 340 के आसपास,
और कट ऑफ जा रही थी 350 के आसपास। आई वॉज ऑन बॉर्डर लाइन, ठीक है। तो कुछ बंदे होंगे जो बॉर्डर लाइन पे होंगे, उनको बहुत पेन हो रहा होगा कि भाई हम बॉर्डर लाइन पे रह गए या कुछ भी ऐसा है। तो भाई जो रह गए, नो इशू, 153 इज़ वेटिंग फॉर यू। फोड़ दो 153 को, बोलते हैं ना लास्ट अटेम्प्ट में। रिटर्न हो गया, एसएस भी हो गया, मेडिकल्स ओवर, बंदा एकेडमी में एनडीए में है। लास्ट अटेम्प्ट मतलब फाइनल अटेम्प्ट, एक अटेम्प्ट एनफ। तो यही है भाई, जो कुछ हुआ तुम्हारे साथ एनडीए 152 में, उसको भूल जाओ। जो भी गलतियाँ की उनको याद रखो, क्या क्या गलतियाँ हुई। स्ट्रेटजी सही रखनी है, अच्छी गाइडेंस रखनी है। कोई से भी बैचेज़ आप ले लेना, जो एक लॉन्ग बैचेज़ होते हैं 5-6 महीने के, शॉर्ट क्रैश कोर्सेज़ पे मत भागना। क्रैश कोर्स जैसा कुछ नहीं होता। बाकी और स्ट्रेटजी वीडियोस मैं बना दूंगा जो जो मैं किया करता था अपने अटैम्प्ट्स में, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट। अगर कोई और डाउट है तो भाई पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, ठीक है, कोई और डाउट है तो। और बाकी खैर मेरा भी CDS का एग्ज़ाम था। मैं तो सच्ची बताऊँ, मैं तो बिल्कुल प्रिपेयर नहीं था इस बार। मेरे को बिल्कुल मतलब बोलते हैं ना, नॉन टेक मैथ्स आता नहीं था मेरे को। इंग्लिश थोड़ा बहुत आता था, GS आता था। होप सो शायद मेरा मे भी हो जाएगा। फर्स्ट अटैम्प्ट मेरा CDS का है, तो बिना प्रिपरेशन किया था, बट हाँ शायद हो जाएगा ये। तो ये है भाई, अपनी स्ट्रेटजी सही रखना है, ठीक है। बस ये है स्ट्रेटजी, गाइडेंस, लिमिटेड कंटेंट। तो आपका एनडीए जो 153 आ रहा है, होएगा ब्रो, होएगा, ठीक है, बिलीव मी, होएगा, सब होएगा। बस स्ट्रेटजी गाइडेंस सही रखनी है, ओके। तो कोई और डाउट है तो वो पूछ लेना। बाकी जय हिंद। और आपके लिए स्ट्रेटजी लाता रहूँगा मैं आगे, ठीक है। जो भी आपको क्या करना चाहिए, कौन से सोर्सेज से पढ़ना चाहिए, अगर आप ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, जो से भी स्टूडेंट्स हो, कहाँ से पढ़ना चाहिए। सो थैंक यू। सो यू कैन सब्सक्राइब यार, सब्सक्राइब भी कर देना भाई, ठीक है। पूरी स्ट्रेटजी बताऊँगा आप लोगों को, क्यों चिंता कर रहे हो, आई एम विद यू, ठीक है। मैं कराऊँगा आपका एनडीए 153 क्लियर, बिलीव मी। मैं तुम्हें बताऊँगा स्ट्रेटजी क्या रखनी है, कहाँ से पढ़ना है, डैम श्योर, ओके, ठीक है। तो भाई मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है। आगे लिए सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों को जो और एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो बंदे फेल हुए हैं ना, जो भी बंदे फेल हुए हैं इस बार, भाई अपने दोस्तों में जो आपके फ्रेंड्स अगर डिमोटिवेट हो रहे हैं, होता है। मैं जब फेल हुआ तो मैं सच्ची में इतना रोया। 147 जब मेरा था, इंडिया 147 मेहनत करने के बाद नहीं हुआ, बट बिलीव मी भाई, अपने ऊपर भरोसा रखना, तुम कर लोगे, बिलीव मी, यू विल डू इट। भाई तुम नहीं करोगे तो कौन करोगे, कौन करेगा भाई, तुम ही तो करोगे। तो जो भी अगर आपके फ्रेंड्स डिमोटिवेट हो रहे हैं, उनको मोटिवेट करो, साथ में पढ़ो, साथ में लेके चलो सबको, ठीक है। इस बार मेरा भी होएगा, तेरा भी होएगा। वी विल रॉक, ठीक है, पूरा फोड़ देंगे इस बार। सो ओके, सी यू, गुड बाय, जय हिंद भाई, ठीक है। बाकी कोई और डाउट है तो पूछ लेना आप। बाकी शेयर कर देना जो भी बंदे डिमोटिवेट हो रहे हैं कि भाई गर्वित हब साथ है तुम्हारे, पूरी स्ट्रेटजी वगैरह सब बताएगा, ठीक है, क्या क्या फॉलो करना है। बाकी कोई और डाउट है तो पूछ लेना, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, सी यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।